नमस्ते। सोचिए क्या होता है जब एक पूरी की पूरी सभ्यता अपनी सबसे पसंदीदा चीज जिससे वो सब कुछ बनाते हैं उसे ही बदल दे। भारतीय कला के इतिहास में मौर्यकाल बिल्कुल ऐसा ही एक मोड़ था। ये कहानी है एक सफर की, लकड़ी से जो वक्त के साथ खत्म हो जाती है, पत्थर तक जो हमेशा के लिए रहता है। तो चलिए इस कमाल के बदलाव को जरा करीब से समझते हैं। 84,000। जी हाँ, 84,000। है ना ये एक बहुत बड़ा नंबर? ये उन स्तूपों की संख्या है जिनके बारे में कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने बनवाए थे। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही हमें मौर्यकाल की कला और वास्तुकला के जबरदस्त पैमाने की एक झलक दे देता है। और आज हम इसी की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से। अब उस शुरुआती दौर में मौर्य कला की जो बुनियाद थी वो लकड़ी पर टिकी हुई थी। मतलब उस वक्त की वास्तुकला का मेन हीरो लकड़ी ही था। एक बार सोचकर देखिए, पटना के पास कुम्हारार में चंद्रगुप्त का वो शानदार महल, जिसकी शान और शौकत के चर्चे दूर दूर तक थे, वो पूरा का पूरा लकड़ी से बना था। यही चलन था उस जमाने का। पर लकड़ी के साथ एक दिक्कत है ना? वो वक्त की मार नहीं झेल पाती। और बस इसीलिए उस शुरुआती दौर की ज्यादातर इमारतें आज हमारे बीच नहीं है, वो हमेशा के लिए खो गईं। और फिर सीन में एंट्री होती है सम्राट अशोक की। अशोक के आते ही एक क्रांति आ गई, एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये बदलाव था लकड़ी से पत्थर की ओर। पर यह सिर्फ मटेरियल बदलने की बात नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसे साम्राज्य की सोच थी जो हमेशा हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ना चाहता। तो यहां पर यह फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ चंद्रगुप्त का लकड़ी का दौर और दूसरी तरफ अशोक का पत्थर का युग। ये सिर्फ मटेरियल का बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो इरादों में एक बहुत बड़ी छलांग थी। कला को कुछ पलों से निकालकर हमेशा के लिए अमर बनाने की एक कोशिश। तो अशोक के इस नए पत्थर वाले युग की पहचान बनी तीन बड़ी चीजें। इन्हें हम एक तरह से मौर्य वास्तुकला की त्रिमूर्ति कह सकते हैं। स्तूप, स्तंभ और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं। ये तीनों मिलकर उस दौर की कला और इंजीनियरिंग की ताकत की कहानी कहते हैं। तो स्तूप क्या थे? असल में ये पवित्र स्मारक थे। आप इन्हें ईंट या पत्थर से बने विशाल गुंबदों की तरह समझ सकते हैं, जिनके अंदर बौद्ध अवशेष रखे जाते थे। इसी वजह से ये तीर्थ यात्रा के बहुत बड़े केंद्र बन गए। और जैसा कि हमने शुरू में ही बात की, अशोक ने हजारों की तादाद में स्तूप बनवाए और देखते ही देखते ये मौर्य वास्तुकला का एक अहम सिंबल बन गए। अब बात करते हैं मौर्य स्तंभों की, जो सच कहूं तो इंजीनियरिंग के किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरा सोचिए, बलुआ पत्थर का एक ही विशाल टुकड़ा और उसे तराश कर एक ऊंचा शानदार पिलर बना देना। और इन पिलर्स की पॉलिश, अरे वो तो इतनी जबरदस्त है कि 2000 साल बाद भी शीशे की तरह चमकती है। वाकई। और जब कुम्हरार में 80 स्तंभों वाला एक पूरा हॉल मिला तो ये बात और भी पक्की हो गई कि मौर्य लोग पत्थर का काम कितने बड़े स्केल पर करते थे। और इस कलाकारी का सबसे बड़ा सबूत शायद सारनाथ का मशहूर लायन कैपिटल है। जी हां, वही जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ये मौर्य मूर्ति कला का एक मास्टरपीस है, एक शाहकार। इसकी हर एक डिटेल, शेरों की ताकत से लेकर नीचे बने चक्र तक, सब कुछ इतने परफेक्शन के साथ गढ़ा गया है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मौर्य कारीगरों ने एक और बिल्कुल नई चीज शुरू की, रॉक कट आर्किटेक्चर। मतलब कुछ बनाने की जगह उन्होंने पूरी की पूरी पहाड़ियों को ही अंदर से खोखला कर दिया, ताकि भिक्षुओं के रहने और ध्यान लगाने के लिए जगह बन सके। गया के पास जो बराबर की गुफाएं हैं, वो इसका सबसे पुराना और सबसे शानदार उदाहरण है। ये शांत जगहें हमेशा के लिए चट्टान से तराशी गईं। लेकिन अशोक की ये पत्थर वाली क्रांति सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने तक नहीं रुकी। नहीं, उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल एक और कमाल के काम के लिए किया। एक तरह से मास कम्युनिकेशन के लिए, अपने मैसेजेस को पूरे साम्राज्य में फैलाने के लिए। और इन्हीं को आज हम उनके मशहूर शिलालेखों के नाम से जानते हैं। देखिए, ये शिलालेख सिर्फ पत्थर पर खुदे हुए शब्द नहीं थे। हर एक का एक खास मकसद था। जैसे भाब्रू शिलालेख, जिसमें वो बौद्ध धर्म अपनाने का ऐलान करते हैं, या फिर 14 बड़े शिलालेख जिनमें उनके धम्म यानी एक तरह के मॉरल कोड के सिद्धांत बताए गए थे। ये कुछ ऐसा था मानो वो पत्थर पर लिखे कानूनों से अपना पूरा साम्राज्य चला रहे। पर रुकिए, मौर्य कला सिर्फ बड़े बड़े स्मारकों और शाही फरमानों की कहानी नहीं है। ये कला तो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी जिंदा थी और उस दौर की आर्टिस्टिक रिचनेस को दिखाती थी।
उस दौर के सिक्के ले लीजिए, वो भी अपने आप में आर्ट के नमूने थे। ये जो पंचमार्क चांदी के सिक्के होते थे, उन पर मोर, पहाड़ी और आधे चांद जैसे खास निशान बने होते थे। तो ये सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि मौर्य साम्राज्य की पहचान के छोटे छोटे एम्बेसडर। यही नहीं, उस जमाने की मिट्टी के बर्तन भी कमाल के थे, खास तौर पर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर या जिसे NBPW कहते हैं। इन पर शीशे जैसी, लगभग मेटल जैसी चमक होती थी और इनकी क्वालिटी भी बेहतरीन थी। और जब ये खूबसूरत बर्तन इतनी बड़ी संख्या में मिलते हैं तो ये उस दौर की अमीरी और कलात्मक हुनर का सबूत देते हैं। तो एक तरफ तो थी शाही दरबारी कला और उसी के साथ साथ चल रही थी लोक कला की एक जिंदा दिल परंपरा। इसमें यक्ष और यक्षिणी यानी प्रकृति से जुड़ी आत्माओं की मूर्तियां बहुत आम थीं। इसके अलावा टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी से बनी छोटी छोटी मूर्तियां, ये भी आम लोगों के बीच कला का एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म था। तो सवाल ये उठता है कि मौर्य काल ने भारतीय कला पर आखिर क्या असर छोड़ा? उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो सचमुच पत्थर में तराशी हुई है, एक ऐसी लेगेसी जिसने आने वाली कई सदियों की कला को रास्ता दिखाया। ये बात इस विचार को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। मौर्यों का योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने सिर्फ बड़े स्केल पर पत्थर का इस्तेमाल ही शुरू नहीं किया, बल्कि मूर्तिकला, इंजीनियरिंग और पॉलिशिंग की टेक्निक्स में भी इतनी महारत हासिल कर ली कि भारतीय कला के लिए एक नया स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया।